नमस्कार, द एजुटेक आपका स्वागत करता है। आज एजुटेक लेकर आया है आपके समक्ष सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 12। इसके अंतर्गत मेसोपोटामिया की आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम आज जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एजुटेक के साथ मेसोपोटामिया की आर्थिक व्यवस्था में। मेसोपोटामिया सभ्यता की आर्थिक संरचना। मेसोपोटामिया सभ्यता की आर्थिक संरचना को इसकी कृषि नींव, व्यापार नेटवर्क और जटिल शहरी केंद्रों के उद्भव के द्वारा आकार दिया गया है। यानी इस पूरी कृषि क्या है, कृषि इस व्यवस्था की नींव है। यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। कृषि टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को सफल कृषि के लिए अनुमति देती है। मेसोपोटामिया के लोग जौ, गेहूं, खजूर और सब्जियों जैसी फसलों की खेती करते थे। खेती के लिए पानी का उपयोग करने के लिए नहरों और बांधों सहित सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया था। अर्थात यहाँ पर जो कृषि थी, यह मूल इनकी अर्थव्यवस्था की जड़ थी। और इस कृषि को उन्नत करने के लिए, सफल करने के लिए इन्होंने नदियों पर बांध और सिंचाई की उचित व्यवस्था किया था। अधिशेष कृषि। जब ये सारी सुविधाएं हो गई तो कृषि में क्या हुआ, अतिरिक्त उत्पादन शुरू हो गया था, जिससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था को गैर कृषि क्षेत्र की ओर, शहरी केंद्रों की ओर मोड़ा। इससे परिणाम क्या हुआ, शहरी केंद्रों के विकास और शिल्पकार फिर आ गए। उनके पास जब अतिरिक्त था तो वो दूसरे काम करके फिर दूसरे काम भी ये लोग करने लगे और भोजन की प्राप्ति उसके माध्यम से होने लगी और सारी सुविधाएं भी मिलने लगी। तो इसमें शिल्पकार, व्यापारी और नौकरशाह जैसे गैर कृषि और श्रम की विशेषज्ञता का उद्भव हुआ। आगे व्यापार नेटवर्क। तो एशिया के चौराहे पर मेसोपोटामिया की रणनीतिक स्थिति, यानी एशिया जैसे ही एशिया इधर, इधर यूरोप, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारी स्थिति इसकी रणनीतिक थी, चारों तरफ से एक कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ था ना, ये कहने का मतलब। तो इससे क्या हुआ, व्यापार नेटवर्क की सुविधा मिली। सिंधु घाटी, अनातोलिया और मिस्र की सहित जितने भी पड़ोसी क्षेत्र थे के साथ सबका इनका व्यापार होता था। व्यापार में कपड़ा, धातु और कृषि उत्पाद का आदान प्रदान होता था, जिससे वस्तुओं और सांस्कृतिक प्रभावों के आदान प्रदान को सुविधा हुई। तो ये जब व्यापार होने लगा तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, जब वहाँ की चीज़ें यहाँ आने लगी तो वहाँ से जो भी विशेषता थी उसको भी धारण किया गया ना। इसी तरीके से सांस्कृतिक भी क्या हुआ, फैलाव हुआ। शहर, राज्य और आर्थिक केंद्र। तो ये सब व्यापार का जो केंद्र था वो कहाँ था, गांव तो हो नहीं सकता था। तो ये सारे अतिरिक्त चूँकि काम कहाँ पर हो रहे थे, शहरों में हो रहे थे। तो शहर राज्य जो थे वहाँ पर ये केंद्र, व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए थे। तो इसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। आर्थिक संरचना शहर के राज्यों के विकास से निकटता से जुड़ी हुई थी, जिसने आर्थिक विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया। प्रत्येक शहर राज्य की अपनी आर्थिक गतिविधियाँ थी और कुछ विशेष उद्योगों में विशेषज्ञता रखते थे। यानी जितने भी शहर राज्य थे सबकी अपनी कुछ अलग विशेषता थी। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक ही शहर में थी। तो कुछ जैसे अभी आज भी वर्तमान में देख लीजिए, कोई आईटी शहर है तो कोई इंडस्ट्रियल शहर है तो कोई कमर्शियल है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन सब की अपनी अलग अलग एक विशेषता थी उस समय भी। तो इसमें क्या हुआ फिर आर्थिक केंद्र के रूप में, तो जब उनकी विशेषता थी, उद्योग में विशेषता रखते थे, जो उनके क्षेत्रीय आर्थिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। आर्थिक केंद्रों के रूप में उरूक, उर और बेबीलोन जैसे शहर थे। ये केंद्र न केवल आर्थिक थे बल्कि राजनीतिक और धार्मिक भी थे, जो बाजारों, धर्मशालाओं, कार्यशालाओं और व्यापारिक गतिविधियों की मेज़बानी करते थे। विभिन्न शहर राज्यों ने विशिष्ट उद्योगों और या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन और कपड़ा आदि का निर्माण भी यहाँ पर अलग अलग जगह पर किया जाने लगा। तो शहरी केंद्र आर्थिक केंद्र के रूप में मुख्य रूप से कार्य करते थे। तो आगे है धातु कर्म और शिल्प। क्या था यहाँ पर, जिससे बताया गया ना कि अलग अलग कार्य करते थे। तो कहीं कहीं धातु शिल्प हुआ, कहीं कहीं शिल्प भी हुआ। तो कुशल कारीगरों ने स्थानीय उपयोग और व्यापार दोनों के लिए सामान तैयार किए, जो रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। यानी जो ये कारीगर थे वो दोनों तरीके की दैनिक उपयोग की वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं दोनों का उपयोग ये उत्पादन कर रहे थे। इस धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन और अन्य शिल्प में लगे कारीगरों द्वारा व्यापार और स्थानीय उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन ने मेसोपोटामिया
कि समाज की आर्थिक विविधता में योगदान दिया। तो जो इस धातु कर्म था, मिट्टी के बर्तन और अन्य शिल्प बनाए गए, तो ये क्या हुए, व्यापार और स्थानीय लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते थे। कौन? कारीगर करते थे। तो ये कारीगरों ने क्या किया, जब उत्पादन हुआ तो मेसोपोटामिया के समाज की आर्थिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ शिल्प कौशल को अधिक महत्व दिया जाता था। कांस्य उपकरण, हथियार और कलाकृतियाँ मेसोपोटामिया के भीतर और बाहर तैयार और व्यापार की जाती थी। तो मेसोपोटामिया के बाहर भी इनका कांस्य उपयोग की वस्तुएं तैयार की गई थी, तो उसके बाहर भी बनाई गई, व्यापार भी हुआ इनका। कराधान, तो शासक कृषि उपज, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाते थे। तो कराधान का बंदोबस्त, टैक्स सिर्फ आज ही नहीं है, पहले भी था। तो कौन लगाता था? शासक वर्ग के द्वारा लगाया जाता था। किस पर? कृषि उपज पर, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर भी लगता था। मंदिरों ने आर्थिक मामलों, दशमांश एकत्रित करने और विशाल संपदा के प्रबंधन में भी भूमिका निभाई। तो मंदिर जो थे, वहाँ पर मंदिर एक महत्वपूर्ण संस्था थे ना, प्रशासनिक केंद्र भी थे। तो उन्होंने क्या किया, आर्थिक मामलों में भी भूमिका निभाई, और जो कर इकट्ठा किए जा रहे थे, कृषि का दशमांश, 10वां हिस्सा, और फिर विशाल संपदा का प्रबंधन, जो भी अतिरिक्त उत्पादन था उसका जो प्रबंधन करने का काम था, ये सारा काम मंदिर करते थे। राज्य ने बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे नहरों और शहर की दीवारों के निर्माण और शासक अभिजात वर्ग का समर्थन करने के लिए कर इकट्ठा करता था। जो राज्य कर लेता था वो किस में? एक तो सार्वजनिक चीज़ों में, जैसे शहर की दीवारों, नहरों आदि के निर्माण में। फिर दूसरी चीज़, राज्य वर्ग या अभिजात वर्ग के लिए सुविधाएं जुटाने में भी वह खर्च करता था उसे। कर अक्सर अनाज जैसे कृषि उत्पादों के रूप में होते थे, यानी तो अनाज के रूप में ही संग्रह किए जाते थे, उसमें मुद्रा जैसी चीज़ें कर के रूप में नहीं थी। विनिमय प्रणाली, चांदी विनिमय के एक सामान्य माध्यम के रूप में उभरी धीरे धीरे, जैसे जैसे जटिलता आती गई। क्या हुआ, चांदी एक सार्वजनिक उपयोग की वस्तु के रूप में वो सामने आई कि हम चांदी के बदले सारी चीज़ें लेन देन करने लगे। वस्तु विनिमय प्रणाली इसके साथ भी चलती रही, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती रही, यानी यहाँ पर वस्तु विनिमय भी होता रहा। आर्थिक लेन देन के सटीक रिकॉर्ड रखने के लिए जब आवश्यकता हुई तो मेसोपोटामिया में 6 डेसिमल प्रणाली, यानी बेस जिसका 660 हो, यानी 60 बेस की संख्या गणना पद्धति का उपयोग यानी विकसित हुआ। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में, जिसने गणितीय विकास को प्रभावित किया। जिसने क्या किया? प्रारंभिक गणित का उसने विकास किया। फिर है आर्थिक गतिविधियों का विविधीकरण, यानी बहुत प्रकार की आर्थिक गतिविधि चलाई गई, जो होती थी उस समय, मौजूद थी। उसमें से शहरीकरण और शहर राज्यों के विकास के कारण आर्थिक गतिविधि में विविधता आई, विशिष्ट भूमिकाएं उभरी, अलग अलग काम सामने हुए, शुरुआत हुए, जिन्होंने आर्थिक संरचना की जटिलता में योगदान दिया। धन की असमानता भी, मेसोपोटामिया समाज में धन का उल्लेखनीय अंतर था। शासक, अभिजात वर्ग, पुजारी और धनी व्यापारियों के पास संपूर्ण आर्थिक शक्ति थी। यानी इन जो शासक अभिजात वर्ग था, कुल मिला के श्रेणी की अगर हम जब बात करें तो सर्वोच्च श्रेणी और उच्च श्रेणी के पास से कुछ कुछ मध्यम श्रेणी के पास, तो उच्च श्रेणी तक धन का अतिरेक था, उनके पास अतिरिक्त संपत्ति थी, अधिक शक्ति थी। किसानों और मजदूरों के अधिकांश आबादी के पास सीमित संसाधन ही थे। तो उपयोग धन का उपयोग जब जहाँ पर ज़्यादा होगा उसी के अनुसार अपने उपयोग करते हैं। जबकि वस्तु विनिमय आम था, धन के कुछ रूप जैसे चांदी का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। सेकल, वजन की एक इकाई। सेकल उस समय एक वजन नापने की, जैसे हम अभी क्या हुआ किलो है, तो उस समय वहाँ पर मेसोपोटामिया में सेकल था, ठीक ना। मेसोपोटामिया के वाणिज्य में मुद्रा की एक मानक इकाई बन गई। तो वाणिज्य में मुद्रा ये क्या हो गया, वजन की इकाई, और कौन सी इकाई? चांदी क्या हो गया, मुद्रा की एक इकाई बन गई। आगे धन, उधार और ब्याज दर भी, उस समय जो उधार धन दिया जाता था उस पर भी ब्याज लगाए जाते थे, टैक्स जिसे होते हैं सूद ब्याज होता था ना, इंटरेस्ट जोड़े जाते थे। तो धन उधार देने का चलन तो था ही, और ब्याज दरें कानूनी संहिताओं में निर्दिष्ट की जाती थी, यानी जो उस समय की संविधा, कानूनी अभिलेख नियम बनाए गए थे। संविधा थी हम्मुराबी की संविधा, जो सबसे प्रसिद्ध थी। तो उसमें यह सारा कुछ निर्दिष्ट होता था कि कितना ब्याज दर लगाया जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में के वित्तीय पहलुओं को कुछ हद तक ऋण और सूदखोरी को संबंधित करने वाले कानूनों द्वारा नियंत्रित किया गया था। तो इन सब में कानूनों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था कि उसका उपयोग सूदखोर से जो कैसे लिया जाएगा, और जो नहीं देगा उसके साथ क्या किया जाएगा। यह सब कुछ किस पे निर्धारित था? कानून के द्वारा निर्धारित था। श्रम की विशेषज्ञता, जब सारे काम भी बढ़ते चले गए और शिल्प का भी विकास हुआ, धातु शिल्प का आया, तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ, लोगों में विशेषज्ञता का भी
विकास हुआ। तो जो श्रम की विशेषज्ञता है, जैसे समाज अधिक जटिल होता गया, श्रम का विभाजन भी होता गया, विशिष्ट भूमिकाएं भरी जिसमें कारीगर, व्यापारी, शास्त्री और नौकरशाह शामिल थे। ये तो बड़े लोगों में थे। फिर उसमें जिसमें क्या हुआ कि प्रत्येक ने समग्र आर्थिक प्रणाली में योगदान दिया। जो भी वर्ग उस समय निकला, यानी जो विशेषज्ञता सामने आई, वो क्या किया, आर्थिक प्रणाली उस समय जो थी उसमें सभी ने अपना योगदान दिया। कृषि के अधिशेष के साथ व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में विशेषज्ञ होने लगा। जब चूंकि अब कृषि अतिरिक्त होने लगी तो कुछ लोग उसमें से कृषि को छोड़कर दूसरे कामों को अपने सीखना शुरू किया और फिर उसको और अधिक बेहतर बनाए। जैसे स्वर्णकार, स्वर्ण में महारत हासिल किया। जो शास्त्री थे वो शिक्षा देने में महारत है। जो आपका नौकरशाह था वो नौकरशाह के कार्य जो उसके होते हैं उसमें भी विशेषज्ञ होता। व्यापारी व्यापारी व्यापार बड़ा वर्ग बनता चला गया, धीरे धीरे विशेषज्ञ होते गए। तो इसी तरह कारीगर भी जो जैसे भवन निर्माण के थे और फिर कपड़ा कला मतलब कालीन वगैरह बनाने वाले थे, तो इन सब में अपनी विशेषता आगे बढ़ती गई। इस विशेषज्ञता ने शहरी केंद्रों की आर्थिक विविधता में योगदान दिया। बुनाई और कपड़ा। कपड़ा बुनाई एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग था। ऊन और सन का उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता था। ऊन और सन, सन एक ऊन तो भेड़ से भी मिल सकता था ना, कपास से भी ऊन मिल जाता था। इसी तरीके सन जो होता था वो भी पौधे की छाल से ही तैयार किया जाता था। इस तरीके से इन सबको मिलाकर कपड़ों का निर्माण होता था। वस्त्रों को मूल्यवान वस्तु के रूप में व्यापार किया जाता था, यानी वस्त्र बहुत मूल्यवान थे, ऐसा वहाँ पर माना जाता था। फिर बाजार क्या हुआ। बाजार शहरी केंद्र में हलचल भरे बाजार होते थे, यानी जो बाजार का जगह होती थी वो क्या होती है, हलचल, हमेशा वहाँ पर मूवमेंट होता था, भीड़ होती थी। इसका कहने का मतलब ये है जहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता था। ये बाजार स्थानीय और लंबी दूरी के व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी यहाँ पर ही मान लीजिए जैसे आपके शहर में कोई चौक होता है, तो चौक पे क्या होता है, वहाँ लोकल लोग भी व्यापार करने आते हैं और लंबी दूरी के लोग भी व्यापार करने आते हैं, सामान बेचने भी आते हैं और खरीदने भी आते हैं। तो इस तरीके से वह एक महत्वपूर्ण क्या होता है, जंक्शन पॉइंट हो जाता है। व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते थे, जो आर्थिक समृद्धि में योगदान करते थे। तो ये वहाँ पर क्या हुआ, अब जब दोनों जगह के लोग आते थे तो वहाँ पर उस क्षेत्र का क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली जाती है। जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था, यहाँ पर जो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वस्तु, सेवाएं भी, जैसे शिक्षा भी होती थी और फिर दूसरी सेवाएं उस समय थी, नौकर की उपलब्धता होती थी। तो ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध होती थी। बाल काटना जैसे आज के समय में हर जगह मिलता है, वैसे ही कुछ कुछ वहाँ भी दूसरी सेवाएं उपलब्ध थी। वस्तु विनिमय सामान्य था और व्यापार के लिए सेकेल जैसे वजन हेतु मानकीकृत उपायों का उपयोग किया जाता था। सेकेल जैसे वजन हेतु मानकीकृत, यानी जैसे सेकेल वजन के लिए मानकीकृत था, उसी तरह व्यापार के लिए चांदी का भी मानक हो गया। हो सकता है सेकेल का उपयोग वजन की बराबर के करने के लिए न मापा जाता था, वस्तु विनिमय था तो सेकेल को एक जगह रख दिया गया यूनिट के रूप में और फिर सारी चीज़ें उतनी यूनिट बराबर की जाती थी। हो ना, तो ये हो सकता है कि एक वस्तु का दाम दूसरी वस्तु के समान वजन के बराबर हो, ऐसा माना जा सकता था। तो इस समय जो भी था यहाँ पर सेकेल क्या एक वजन हेतु मानकीकृत उपाय था। बाजार में व्यापारियों ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो व्यापारी थे वो क्या थे, व्यापार को वहाँ पर सुविधाजनक बनाए। सुविधाजनक कैसे, बाजार एक ही जगह पर क्या होते थे, कई तरीके के व्यापारी मिल जाते थे, कई सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाती थी, कई चीज़ें एक साथ ना। बाजार आर्थिक गतिविधि के केंद्र थे। मुख्य रूप से जो बाजार होते थे वो आर्थिक गतिविधि के ही केंद्र होते थे। वहाँ पर दूसरी और चीज़ों के केंद्र कहा जा सकता, केंद्र नहीं था लेकिन चीज़ें होती थी। आर्थिक अभिलेख के लिए लेखन, तो जब ये सारा कुछ तो लेखा जोखा तो होगा ही, है ना। जैसे आज के समय में हर एक व्यापारी अपना लेखा जोखा रखता है, तो वैसे उस समय भी आर्थिक अभिलेख तैयार किए जाते थे। इसके लिए यूनिफॉर्म लेखन का विकास हुआ था। वहाँ पर यूनिफॉर्म लेखन शुरू हुआ था, कीलाकार लिपि आई थी, जिसने क्या किया, आर्थिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्रीय मिट्टी की गोलियों पर लिखित रिकॉर्ड लेन देन, अनुबंध और प्रशासनिक विवरण दर्ज करते थे। जो एक यूनिफॉर्म को लिखना जानते थे वो क्या करते थे, मिट्टी की जो गोलियां बनाई जाती थी बड़े बड़े ऐसे बेलनाकार या गोलाकार, जो शास्त्री थे उन्होंने ही गोलियों का निर्माण करके उसी में लेन देन का रिकॉर्ड रखते थे, उसके अनुबंध किसके साथ कैसे हैं और प्रशासनिक विवरण दर्ज किया जाता था कि इसके साथ में कौन सा प्रशासनिक नियम काम करेगा। तो इस तरीके का जो काम था यह भी यूनिफॉर्म के माध्यम से ही किया गया, जो आर्थिक मामलों के प्रबंधन में सहायता मिली। अब इससे क्या हुआ कि आर्थिक मामले जो आए वो उनके प्रबंधन निपटान में उनकी सहायता भी मिल चुकी, क्योंकि जब ये पहले था नियम था उसको देखकर हाँ लोगों के पास ये तक पहुंच जाता था ना, जैसे कि हाँ ये अभिलेख है, ये लिखा है, इसके लिए ये प्रशासनिक विवरण है, तो इसी के अनुसार ये चीज़ें की जाएंगी।
फिर है प्रशासनिक और आर्थिक प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए लेन देन अनुबंध और सूची का रिकॉर्ड करने के लिए मिट्टी की गोलियों का उपयोग करते थे। तो ये क्या हुआ, लेन देन अनुबंध और सूची यानी मूल्य सूची हो सकती थी या वस्तु सूची हो सकती थी, कर सूची हो सकती थी ना, ताकि इसका उपयोग नहीं था। गुलाम एक आर्थिक संस्था थी, सामाजिक संस्था तो थी ही, आर्थिक संस्था भी थी। तो गुलामों को कृषि, निर्माण और घरेलू काम सहित विभिन्न कार्यों में नियोजित किया जाता था या विभिन्न कार्यों में इनको लगाया जाता था। जैसे क्या होते थे, कृषि का हुआ, कुछ निर्माण कार्य हुआ, घरेलू काम और कई तरीके से उद्योग से संबंधित कार्य थे, तो उनमें इनको लगा दिया जाता था। गुलाम मुख्य रूप से युद्धबंदी या करतार व्यक्ति होते थे जो अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे, तो वो गुलाम बन जाते थे। गुलामों ने आर्थिक संरचना में, विशेषकर आर्थिक संरचना जो थी उसमें क्या थी, कृषि, श्रम और निर्माण परियोजनाओं में भूमिका निभाई। तो कृषि में क्या हुआ, जब देने के लिए नहीं होता था, गुलाम क्या होते थे, उनको सिर्फ खाना दे दिया जाता था, यही बहुत होता था। तो गुलाम थे, तो उनको अतिरिक्त जो उत्पादन था वो सारा कुछ बच जाता था, उनको देने तो पड़ते नहीं थे ना, जिसके यहाँ जो थे। इसी तरीके से श्रम में भी, कृषि में, निर्माण में, दूसरी परियोजनाओं में इनके श्रम का इस्तेमाल किया गया। भूमिका इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रही, जिससे आर्थिक उत्पादन में योगदान होता था। इनके श्रम का जो हुआ, श्रम का अधिक शोषण हुआ जिससे ना, इनके श्रम का, तो वो क्या हुआ कि अतिरिक्त उत्पादन को बढ़ावा दिया। फिर हुआ सामाजिक वर्ग। तो सामाजिक वर्ग भी उस समय आर्थिक संरचना ने सामाजिक पदानुक्रम में योगदान दिया। अब अगर अर्थ के अनुसार देखा जाए तो सामाजिक पदानुक्रम अर्थ ही सुपर स्ट्रक्चर बनाता है एक तरीके से ना। फाउंडेशन तो राजनीति तय करती है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर आर्थिक स्थिति ही, आर्थिक ढांचा ही तैयार करता है। तो उसने क्या किया, सामाजिक जो पदानुक्रम का निर्माण और उसे स्वरूप देने का काम आर्थिक संरचना ने ही किया। जमींदारों, व्यापारियों सहित धनी व्यक्तियों ने उच्च सामाजिक वर्गों पर कब्जा कर लिया, जबकि किसान मजदूर ने निचले पदों पर ही कब्जा कर पाए। यानी किसान मजदूर जो पहले शुरुआत में था, जब ये मतलब आर्थिक व्यवस्था इतनी नहीं थी, शहरीकरण नहीं था, तो किसान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, सबसे ऊपर ये था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे व्यापार का उपयोग बढ़ा, स्वरूप निर्मित हुआ, तो उससे वजह क्या हुआ, व्यापारी और ज़मींदार जिसके पास ज़मीन थे। अब ज़मींदार क्यों, ज़मींदार इसलिए कि उनकी खेतों पर काम करते थे छोटे किसान, तो किसानों की स्थिति धीरे धीरे नीचे हो गई। और उसके साथ में फिर मजदूर आ गए, मजदूर के नीचे दास आ गए। तो इस तरीके से ये व्यवस्था बन गई। मंदिरों से आर्थिक नियंत्रण। तो मंदिर आर्थिक नियंत्रण के केंद्र भी थे। तो इसके लिए कैसे केंद्र थे, देखते हैं। मंदिरों ने आर्थिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हुए, यानी इन्होंने सेवा किया कैसे, आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में, ठीक ना। तो अर्थव्यवस्था में इनका केंद्रीय भूमिका निभाई। उनके पास बड़ी मात्रा में भूमि और संसाधन थे और पुजारी आर्थिक प्रबंधन में शामिल होता था बड़ी मात्रा में। एक तो पहले हम इसके पहले वीडियो में चर्चा हो चुकी थी कि किस मंदिर ही के पास वो भूमि चली जाती थी, इससे बड़ी मात्रा में उनके पास भूमि भी थी, अतिरिक्त उत्पादन भी था, और व्यापारियों से कर भी यही लोग ही करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने आर्थिक प्रबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेसोपोटामिया सभ्यता की आर्थिक संरचना कृषि, बहुतायत, व्यापारी और शहरी केंद्रों के उद्भव की एक गतिशील परंपरा थी। अगर कहा जाए कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसमें आर्थिक जो संरचना थी वो कृषि की बहुतायत, व्यापार और शहरी केंद्र के विकास के साथ में गतिशील और परस्पर क्रिया को दर्शाती थी। गतिशील क्रिया थी मतलब एक दूसरे के साथ आगे चलती रही और एक दूसरे से संबंधित रही, जो क्षेत्र की समग्र जटिलता और समृद्धि में योगदान करती है। तो जो क्षेत्र की उस समय जटिलता थी उसमें और उसकी जो विकास था, सबको एक साथ लेकर ये चली है। इसकी आर्थिक विशेषताएं इसके पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने, व्यापार और आर्थिक प्रथाओं के लिए आधार तैयार करना है। तो इसमें कहा जाए तो ये क्या, इसकी जो आर्थिक विशेषता हुई, ये जो उस समय का पर्यावरण था, वहाँ पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करके यहाँ पर उसके अनुसार वहाँ कार्य किया गया, जिससे ये आर्थिक विशेषता इसके सामने आई। तो ये था मेसोपोटामिया की आर्थिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था। आगे हम फिर दूसरे नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।